अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल लतीफ शाहिद है और मैं बच्चों की हड्डियों का माहिर डॉक्टर हूँ। आज मैं आपको टिबियालिस एंटीरियर टेंडन ट्रांसफर के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है, कब करते हैं, कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये वो सारी चीजें हैं जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। टिबियालिस एंटीरियर टेंडन ट्रांसफर असल में पोंसेटी मेथड का ही एक हिस्सा है। जिस तरह पोंसेटी मेथड में कास्टिंग के बाद परकुटेनियस टेंडोएक्लिस टेनोटमी करते हैं और उसके बाद शूज पहना देते हैं, कास्टिंग से पांव को सीधा करते हैं और शूज से पांव को सीधा रखते हैं। ये जो टिबियालिस एंटीरियर टेंडन ट्रांसफर है या जिसको TATT टैट कहते हैं, ये भी असल में पांव को सीधा रखने की एक प्रोसीजर होता है। ये करते कब हैं? ये उस वक्त करते हैं कि जब डायनामिक सुपिनेशन हो जाती है। ये डायनामिक सुपिनेशन क्या है? ये असल में रिलैप्स है कि जब बच्चा चलता है तो स्विंग फेज में उसका जो पांव है वो अंदर की तरफ चला जाता है। गेट साइकिल की दो फेजेस होती हैं, एक स्टेंस फेज होती है और एक स्विंग फेज होती है। स्टेंस फेज वो होती है कि जिसमें पांव जो है वो जमीन के साथ लगा होता है और स्विंग फेज वो होती है कि जिसमें पांव जमीन से ऊपर होता है। ये जो डायनामिक सुपिनेशन है, इसमें पांव जमीन से ऊपर जब होता है और बच्चा चल रहा होता है तो पांव अंदर की तरफ चला जाता है। होता यह है कि टिबियालिस एंटीरियर जो टेंडन है वो पांव के मिडिल बॉर्डर पे लगा होता है, उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है और जो पांव का लैटरल बॉर्डर है जहां पे पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस लगे होते हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पांव अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ये जो डिफॉर्मिटी है ये डायनामिक होती है, यानी पैसिवली जो है वो करेक्ट हो जाती है। को करने से पहले बकाया जितनी डिफॉर्मिटीज हैं उनको करेक्ट होना चाहिए। केवस भी ठीक होनी चाहिए, अडक्टस भी ठीक होना चाहिए, वेरस भी ठीक होना चाहिए, डोर्सिफ्लेक्शन भी ठीक होनी चाहिए। अगर ये डिफॉर्मिटीज ठीक नहीं है तो इनको जो है वो प्लास्टर लगाकर सही करना चाहिए। और ये जो प्रोसीजर है टैट, ये 3 साल से लेकर 5 साल की उम्र में किया जाता है। जो इसकी लोअर एज लिमिट है वो 3 साल है। वो 3 साल इसलिए रखी गई है क्योंकि ये जो टेंडन ट्रांसफर किया जाता है ये लैटरल क्यूनिफॉर्म में जाकर इंसर्ट किया जाता है और लैटरल क्यूनिफॉर्म तकरीबन 3 साल की उम्र में ऑसिफाई होती है। अब ये प्रोसीजर कैसे करना होता है? ये 2 इंसिजन से भी कर सकते हैं और 3 इंसिजन से भी कर सकते हैं। मैं आपको 3 इंसिजन से ये जो प्रोसीजर किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। जो टिबियालिस एंटीरियर है वो मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट मेटाटार्सल पे लगा होता है। हमारी जो पहली इंसिजन है वो मीडियल बॉर्डर पे टेंडन के बिल्कुल ऊपर दी जाती है। 2 to 4 सेंटीमीटर इंसिजन होती है। टिबियालिस एंटीरियर टेंडन को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको मोस्ट डिस्टली जाकर काट लिया जाता है। काटने के बाद उसको स्टिच लगा दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी इंसिजन जो है वो एंकल जॉइंट से कोई 2 या 4 सेंटीमीटर ऊपर दी जाती है और वो लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन होती है। उसकी लेंथ भी 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। वहां से टिबियालिस एंटीरियर को आइडेंटिफाई किया जाता है और टिबियालिस एंटीरियर को ऊपर खींच लिया जाता है। पहली इंसिजन में जो हमने टिबियालिस एंटीरियर को सेपरेट किया था, दूसरी इंसिजन से उस टेंडन को निकाल लिया जाता है।
अब तीसरी इंसिजन दी जाती है, वो लैटरल क्यूनिफॉर्म के बिल्कुल ऊपर दी जाती है। लैटरल क्यूनिफॉर्म थर्ड मेटाटार्सल के लेवल पे होता है। उसको थर्ड मेटाटार्सल को आइडेंटिफाई करके उससे ऊपर लॉन्गिट्यूडनल 2 to 4 सेंटीमीटर इंसिजन देते हैं और लैटरल क्यूनिफॉर्म को फ्लोरोस्कोपी के जरिए भी कंफर्म किया जाता है। लैटरल क्यूनिफॉर्म को आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें ड्रिल होल किया जाता है और वो ड्रिल होल की विड्थ इतनी होनी चाहिए जितनी इस टेंडन की विड्थ है। जब होल बना लेते हैं तो फिर ये जो थर्ड इंसिजन है यहां से एक आर्टी फोर्सेप्स डालते हैं जो सेकंड इंसिजन से निकलती है और वहां पे जो टेंडन टिबियालिस एंटीरियर मौजूद है उसको पकड़कर थर्ड इंसिजन से निकाल लेते हैं। यहां इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये टेंडन एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के नीचे से निकलना चाहिए। अब आप इस टेंडन को उस सुराख में से जो लैटरल क्यूनिफॉर्म में बनाया है उससे इंसर्ट करेंगे और जो सोल ऑफ फुट है वहां से उसको निकाल लेंगे। जो आपने स्टिच लगाए हुए हैं उस स्टिच के दो हिस्से होते हैं, दो थ्रेड होते हैं, तो आप उन दोनों थ्रेड को पकड़ लेते हैं। वो सोल ऑफ फुट से बाहर आ चुके होते हैं। अब आप फुट की जो पोजीशन है वो मेंटेन करते हैं। फुट जो है वो फुल्ली डॉर्सीफ्लेक्स होना चाहिए, 50 डिग्री उसकी अबडक्शन होनी चाहिए और अगर फुट जो है उसकी 10 to 15 डिग्री डॉर्सीफ्लेक्शन नहीं हो रही तो आप टेंडो एक्लीज की परकुटेनियस लेंथनिंग कर दें और 10 to 15 डिग्री डॉर्सीफ्लेक्शन अचीव करें। अगर 10 to 15 डिग्री डॉर्सीफ्लेक्शन अचीव हो गई है और 50 डिग्री अबडक्शन हो गई है तो इस पोजीशन पर जो दो स्टिच नीचे सोल पे निकल आए हैं वहां बटन रखें या गाज पीस रखें या फोम रखें और वो स्टिच इस करेक्टिव पोजीशन पे लगा दें। अब जो तीनों आपने इंसिजन ऊपर दिए हैं उनको भी क्लोज कर दें और उसके बाद अबव नी आपने कास्टिंग कर देनी है जिसमें अब फुट जो है वो 10 to 15 डिग्री डॉर्सीफ्लेक्शन पोजीशन पे है, फुट 50 डिग्री अबडक्शन पे है और नी जो है वो 90 डिग्री फ्लेक्शन पे है। ये जो आपकी कास्टिंग है इसको लॉन्ग लेग कास्टिंग कहते हैं। ये 6 वीक तक होगी। 6 वीक के बाद ये कास्टिंग उतार देनी है और बच्चे को जो है वो चलने की इजाजत दे देनी है। अमूमन 6 या 9 महीने में ये जो टेंडन है जो नई जगह पर लगा है वहां पर वो अपना काम शुरू कर देता है और वो जो डिफॉर्मिटी थी कि डायनामिक सुपिनेशन हो रही थी अब वो डिफॉर्मिटी खत्म हो जाती है। यहां हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, एक तो पूरा टेंडन जो है वो हमने ट्रांसफर करना है, आधा टेंडन ट्रांसफर नहीं करना। अगर आधा टेंडन ट्रांसफर करेंगे तो जो पावर हमें चाहिए वो नहीं मिलती। दूसरा, इस टेंडन को एक्सटेंसर रेटिनेकुलम के नीचे से हमने गुजारना है, उसके ऊपर से नहीं गुजारना, वरना जब भी डॉर्सीफ्लेक्शन करेंगे तो बोस्टिंग हो जाएगी, ये टेंडन प्रोमिनेंट हो जाएगा। इस टेंडन को लैटरल क्यूनिफॉर्म पे इंसर्ट करना है, इसको 5th मेटाटार्सल पे या क्यूबाइड पे ट्रांसफर नहीं करना, वरना एक्सेसिव इवर्जन हो जाएगी और वेल्गस डिफॉर्मिटी हो जाएगी। और जब ये टेंडन ले रहे हैं या टेंडन इंसर्ट कर रहे हैं उस वक्त कार्टिलेज को डैमेज नहीं करना। एक चीज जिस पर मैं आखिर में बहुत ज्यादा जोर दूंगा कि इस डिफॉर्मिटी को पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर ये वाकई डायनामिक सुपिनेशन है तो फिर टैट करना है, अगर डायनामिक सुपिनेशन नहीं है तो फिर टैट करने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि जो पेशेंट है बच्चा उसकी इनटोइंग की और भी वजह हो सकती है। उसकी इनटोइंग की वजह मेटाटार्सस अडक्टस भी हो सकता है, उसकी इनटोइंग की वजह इंटरनल टिबियल टॉर्जन भी हो सकती है, उसकी इनटोइंग की वजह फेमोरल एंटीवर्जल भी हो सकती है। लिहाजा हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री में अगर बच्चे को क्लब फुट था और वो पोंसेटी मेथड से करेक्ट हुआ है और उसको फिर ये इनटोइंग हो रही है
तो वो वाकई डायनामिक सुपिनेशन होगी। और एग्जामिनेशन में जब आप फुट को देख लेंगे और टिबिया को देख लेंगे और ऊपर फीमर को देख लेंगे, तो ये तीनों कंडीशन मेटाटार्सस अडक्टस और इंटरनल टिबियल टॉर्जन और फेमोरल एंटीवर्जन ये एक्सक्लूड हो जाएंगी। तो जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वाकई डायनामिक सुपिनेशन है और ये रिलैप्स है क्लब फुट में और ये टिबियालिस एंटीरियर की ओवर एक्टिविटी की वजह से है, तो इसमें फिर ये टैट कामयाब होगा। आप टिबियालिस एंटीरियर की जो असल जगह है मीडियल बॉर्डर पे वो लगा होता है, मीडियल क्यूनिफॉर्म और फर्स्ट मेटाटार्सल पे, उसको वहां से उठाकर मिड ऑफ फुट में यानी लैटरल क्यूनिफॉर्म पे लगा देते हैं, तो वो जो उसकी ओवर एक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है और वो जो रिलैप्स था, जो इन टोइंग हो रही थी, वो खत्म हो जाती है। अब बच्चा जब चलेगा तो वो पांव को सीधा रखेगा, उसकी एक्सेसिव जो है वो इन्वर्जन और इन टोइंग नहीं होगी। एक चीज जिस पे मैं सबसे ज्यादा जोर दूंगा वो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आप डायनामिक सुपिनेशन को कंफर्म करना चाहते हैं, आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं कि मेटाटार्सस अडक्टस नहीं है, इंटरनल टिबियल टॉर्जन नहीं है, फेमोरल एंटीवर्जन नहीं है, तो आप जो टिबियालिस एंटीरियर की एक्टिविटी है उसको भी एग्जामिन करें। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप बच्चे को दीवार के साथ खड़ा करेंगे और बच्चे को कहेंगे कि फुट की, दोनों फुट की डॉर्सिफ्लेक्शन करें। अगर एक साइड पे यूनिलैटरल डायनामिक सुपिनेशन है और दूसरा फुट नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल फुट है उसकी डॉर्सिफ्लेक्शन जो है वो नॉर्मली होगी, पांव बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जाएगा। जबकि जिस फुट में डायनामिक सुपिनेशन है या टिबियालिस एंटीरियर ओवर एक्टिविटी है, जब उसको डॉर्सिफ्लेक्शन करेंगे तो उसकी इन्वर्जन भी हो रही होगी और उसकी सुपिनेशन भी हो रही होगी।